हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस और आरबीएसओ के बारे में। यानी कि आईबीपीएस की अगर बात करें तो आईबीपीएस से भी बड़ा एक पद होता है एग्रीकल्चर में। तो जो आईबीपीएस होता है, आईबीपीएस के अंदर जो एएफओ होता है, एएफओ आईबीपीएस के अंदर जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आईबीपीएस एएफओ के से भी ज्यादा मायने रखता है, जिसका नाम है आरआरबीएसओ। आरआरबीएसओ की अगर मैं बात करूं, आरआरबीएसओ यानी कि रीजनल रूरल बैंक की अगर बात करूं, मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करूं, तो उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, यानी कि स्केल टू ऑफिसर होता है, जिसका नाम होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो ये जो होता है एग्रीकल्चर जो फील्ड ऑफिसर होता है वो 5 साल के बाद बनता है ये स्केल टू ऑफिसर। लेकिन आप डायरेक्ट ही आरआरबी स्केल टू में जा सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का हिंदी इंग्लिश अच्छा नहीं है तो हिंदी अगर उसका अच्छा है तो वो आरआरबी स्केल टू में अप्लाई कर सकता है। तो उसकी क्या सिलेबस है, एज लिमिट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस क्या मांगा जाता है, सभी तरह के हम जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हेलो दोस्तों, नमस्कार, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबीएसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर में। ये स्केल टू ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो होता है, एएफओ जो होता है वो 5 साल के बाद बनता है स्केल टू ऑफिसर। लेकिन अगर मैं बात करूँ आरआरबी स्केल टू में, आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए वो भी बात करेंगे। एज लिमिट क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात होगी, क्या सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में बात होगी, कट ऑफ के बारे में भी मैं पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। इंटरव्यू कहाँ होता है उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आप आरआरबीएसओ इस एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले देख लिए, ये कैलेंडर आउट है, कैलेंडर है आईबीपीएस आरआरबीएसओ का। आरआरबीएस का है, आरआरबी का है, ठीक है, आरआरबी का है। तो इसमें जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनकी डेट्स यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। और जो ऑफिस असिस्टेंट होता है जिसे कलर कहते हैं हम, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफिस स्केल 2 यहाँ पर सॉरी ये पीओ होता है, स्केल 2 पीओ होता है, स्केल 1 पीओ होता है। इस ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, ठीक है। सिंगल एग्जाम होता है, केवल एक एग्जाम होता है आपका। और उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, इनकी ये डेट है। तो हमें क्या करना है, हमें एग्रीकल्चर को फोकस करना है। तो हमारा जो कहाँ पड़ेगा, सिंगल एग्जाम में पड़ेगा। एक एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, ना पीजी होते हैं ना बस एक ही होता है मेंस एग्जाम, उसी में ही आपको मार्क्स लाने होते हैं, अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए। जो मेन एग्जाम है यहाँ पर इनके लिए है, जो आपका पीओ है, एमटी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, तो उनका एग्जाम की बात करें, जो मेन एग्जाम होगा ये 13 सितंबर, देख लीजिए आप, सितंबर है, अक्टूबर है, दिसंबर में भी लिखा है और नवंबर में भी है, और अक्टूबर में भी यहाँ पर दिया हुआ है। बट हम यहाँ पर बात करेंगे सिंगल एग्जामिनेशन। तो हमारा जो एग्जाम पड़ेगा 29/9 में पड़ेगा, 29 सितंबर में पड़ेगा स्टूडेंट्स, 29/9/2024। ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि ये फिक्स नहीं है, हो सकता है इसमें चेंज हो जाए। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये डिक्लेयर फिक्स नहीं है, हो सकता है कि ये पहले भी हो जाए एग्जाम, हो सकता है 1 महीने बाद भी हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आपका जो आरआरबी स्केल 2 है एग्रीकल्चर, वो यहाँ पर पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना, सिंगल एग्जाम। आरआरबीएसओ एग्रीकल्चर स्केल 2 का जो एग्जाम होगा 29/9/2024 के अंदर होगा, इसी साल। तो आप, ये तो कैलेंडर था स्टूडेंट्स। क्या क्या आपको चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन है, आप ऑनलाइन मोड से करेंगे ओनली। फोटो भी इतने का होना चाहिए, सिग्नेचर इतने का होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन इतने का होना चाहिए, स्कैनिंग कॉपी अगर आप लगाओगे तो उसका इतना केबी होना चाहिए। डिटेल्स जो होगी नोटिफिकेशन में आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन में डिटेल डिस्कस करेंगे। और उन्होंने ये निकाल दिया है, 15 जनवरी 2024 को इन्होंने निकाला था, 15 जनवरी 2024 में इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला था। अब हम बात करने वाले स्टूडेंट्स, चलो हम बात करते हैं इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो हम बैक जाते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आईबीपीएस लिखेंगे, ibps.in लिखेंगे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा स्टूडेंट्स। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको जाना है आरआरबी में। आरआरबी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए रीजनल रूरल बैंक, यहाँ पर ये पिछले साल का है, 2023 का पूछा गया था। ये नोटिफिकेशन है, डिटेल्स भी है, सब कुछ। तो हम इस पर एप्लीकेशन प्रिंट के लिए दिया गया है, हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन जो आया था इनका नोटिफिकेशन जो आया था ये रहा, 1 जून को आता है, जून में देख लीजिएगा,
1 जून 2024 को आएगा, अभी की जून में ही आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड अगेन करेंगे, तो क्योंकि हमने पहले भी डाउनलोड किया था, इस वजह से ये हमारे से दोबारा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखेंगे सामने ही स्टेटस स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी A to Z। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, किससे पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के बारे में है। इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन ये है, और RRBs है। यहाँ पर इंडेक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, या पार्टिसिपेट बैंक दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, नेशनल सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, एज के बारे में अगर किसी स्टूडेंट को पूछना है तो एज बिल्कुल पूछ लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पर हम क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा बैक करेंगे। ये हमारा कहाँ पर खुल गया है, बैक करेंगे तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड में जाते हैं और फाइनल्स में क्लिक करते हैं, तो बैक करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा हमको मुझे लगता है कि हमें पीछे ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पर क्लिक करेंगे, ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो क्या लिखा, कैंडिडेट के पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आगे डिस्कस किया जाएगा इसमें सब कुछ। BSc एग्रीकल्चर ये एलिजिबिलिटी है आपके पास। आप इंडियन भारत के नागरिक हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, कहीं से भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज का भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो स्केल टू मैनेजर होता है, स्केल टू में स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, सीनियर मैनेजर, उसकी उम्र इतनी है। कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी है, एज कैटेगरी रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, और अगर कोई डिसेबिलिटी बंदा है तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये आप खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी होता है, आप एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इससे सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए क्वालिफिकेशन हमारा जो है, हमारा स्केल टू ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है हमारा, तो हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये रहा एग्रीकल्चर ऑफिसर। बैचलर डिग्री चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर में चाहिए, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चल जाएगा, पिसिकल्चर चल जाएगा। 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस को लेकर बहुत स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं, सर कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, क्या इसमें जो इतना फील्ड लिखा है इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए? नहीं स्टूडेंट्स, आपके साथ 2 साल का, आपके पास 2 साल का काम, आपने कहीं पर काम किया है, आप ट्रैक्टर की फैक्ट्री में काम करते हो, ट्रैक्टर की कंपनी में काम करते हो, आप पेस्टिसाइड में काम करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते हो, कुछ भी, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है लगातार, अगर आपने 2 साल काम किया है, अगर आपके पास पे स्लिप भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास 2 साल का उस पर एक लेटर हेड पर कोई लिख के दे देता है, अगर आपके पास मेल भी नहीं आया है, किसी ने आपको मेल भी नहीं किया है, मेल मतलब समझते हो, अगर आपको किसी ने मेल नहीं किया है आपका तो आप एलिजिबल हो, लेकिन उस पे जिस पर आप लिखाओगे उस लेटर हेड पर आपकी सभी डिटेल्स होनी चाहिए, उस कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ उसमें लिखाना होना चाहिए, और उस पर स्टैम्प भी होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की डिटेल्स अगर आपके पास है और 2 साल आपने कहीं भी काम किया है, अगर आपको सैलरी कैश हैंड मिलती है तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास ऑनलाइन आती है तब भी एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी से उनको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कोई कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि हमें सैलरी 15,000 वाले स्टूडेंट को लेंगे, 50,000 वाले स्टूडेंट को लेंगे, सैलरी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो किसी डिग्री कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, अगर वो लिख के दे देता है कि आप 2 साल का एक्सपीरियंस आपने काम किया है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन मैं कहाँ पर एलिजिबल है ये स्टूडेंट, महाराष्ट्र में एलिजिबल है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भर देना भाई, क्योंकि अगर हो दूसरे किसी स्टेट से भरोगे तो वहां पर एलिजिबल नहीं किया जाता। पिछले बार जब 2023 अभी जब हुआ था 2023 में, तो एक बच्चे को उन्होंने क्या कर दिया था, फेल कर दिया था इंटरव्यू में, क्योंकि वो टीचिंग का एक्सपीरियंस वहां पर दिखा रहा था, टीचिंग का एक्सपीरियंस गुजरात में दिखाया उसने, तो वहां पर उसको इनवैलिड बता दिया। लेकिन इसलिए कहता हूँ मैं यूपी से जो है, यूपी में वैलिड होता है बिल्कुल, महाराष्ट्र में वैलिड होता है बिल्कुल। आप यूपी महाराष्ट्र में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, तो मेरे पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे उन्होंने वैलिड किया। थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा, 2-4 घंटे उन्हें समझाना पड़ा, लेकिन 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे खुद बुलाया और 76.5 नंबर मुझको दिए, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बढ़िया रहा। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप टीचर हो क्या हो, आप वहां पर देखो, अगर आप कोई इंजीनियर भी हो, अगर आप वहां काम करेंगे तो इंजीनियर का काम थोड़े कराएंगे आपसे, बैंक का काम कराएंगे।
आपकी आपकी मैच्योरिटी देखते हैं, आप परिपक्व हो या नहीं हो, आपके अंदर आपको आप ये इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो या नहीं। हम उनको बैंक में काम कराना है भाई, पेस्टिसाइड में काम थोड़ी कराना है। तो जब उसमें बैंक में काम कराना है तो बस वो मैच्योरिटी देखते हैं कि आपने 2 साल कहीं पर अपना काम किया है, मेहनत से, आपको अनुभव है नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप 2 साल काम करते हो तो वहां की चीजें आपको समझ में आ जाती है, कैसे चल रहा है, क्या काम है करना है वहां पर। तो बस वही चीजें वहां पर देखते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का होना चाहिए लगातार, और आपके पास लेटर हेड पे अगर आप लिखे हुआ हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये जो एक्सपीरियंस वाली बात है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कोई भी आप रूरल क्षेत्र में आपने काम किया हो, आपने किसी भी उसमें मैनेजर में काम, मतलब कोई भी, अगर आपके पास, जैसे कि मैं बात करने लगूं, ब्लॉक में आपने काम किया हो, आपने एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर होना चाहिए बस, उस पोस्ट पे एग्रीकल्चर लिखा होना चाहिए, ठीक है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मेरा एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर जरूर लिखा होना चाहिए आपकी पोस्ट पर। अगर आपके पास, आप बैंक में काम करते हो, बैंक में काम करते हो और एग्रीकल्चर का काम नहीं देखते, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे वहां पर, ठीक है। बैंक में अगर आप काम करते हो लेकिन अगर बैंक का एग्रीकल्चर नहीं देखते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो बैंक से संबंधित कुछ भी अगर आपके पास इस तरह के एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, 2 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो मेरा था। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर है, वहां पर आप मेरा नंबर जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे एग्री विद कीवर्ड लिखिएगा, व्यू चैनल कीजिएगा, तो वहां पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सब चीज मैं फेस कर चुका हूँ। लोग बहुत परेशान होते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर कि सर हम एलिजिबल होंगे नहीं, हम मेहनत करिए नहीं करें, तो बहुत टेंशन रहती है। तो ये चीजें हैं बच्चों, ये हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या होना चाहिए। अब आते हैं बात सिलेबस पे। तो अब सिलेबस की बात करेंगे कि किस तरह का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। देख लीजिए सिलेबस, ऑफिस असिस्टेंट के बारे में है, स्केल 2 के बारे में भी आगे आएगा, स्केल 2 में भी आएगा। ये रहा स्केल 2 का बैंकिंग, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ये रहा स्पेशलिस्ट का कैडर का ऑफिसर, ये रहा आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो इसमें आपको एक ही एग्जाम है, आप देख लीजिए 5 आपके सब्जेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। देख लीजिए आपका एग्रीकल्चर आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के एग्रीकल्चर आएगा बिल्कुल। रीजनिंग आएगा आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से। फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी और इंग्लिश में से कोई आप एक ले सकते हैं, बिल्कुल एक ले सकते हैं। कंप्यूटर में आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स में से आएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। अब देखो 240 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है। अब ऐसा क्यों 240 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स से है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंप्यूटर होता है, जो हिंदी होता है, वो 20-20 नंबर का होता है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 200 मार्क्स में से, यानी कि अगर जो भी स्टूडेंट 200 में से अगर 100 मार्क्स ले आता है, वो आराम से इसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे 12 ही पोस्ट क्यों ना हो, चाहे 15 पोस्ट क्यों ना हो, क्योंकि 100 को मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। रीजनिंग में अगर आप 100 मार्क्स अगर आप लेकर आते हो तो आपका टोटल अगर आपने 100 मार्क्स लिया है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार बता देता हूँ आपको, 65 वालों का सिलेक्शन हो गया है 65 मार्क्स का, लेकिन इनको इंटरव्यू में अगर अच्छे नंबर मिले हैं, जिनके इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले हैं, उनको 65 वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो वैकेंसी 120-30 लिए हैं, हुआ है। अगर वैकेंसी कम आएगी स्टूडेंट्स, वैकेंसी कम आएगी तो आपको तो पता ही है कि थोड़े से मार्क्स हो जाने चाहिएगा। तो ये है कि अगर 100+ मार्क्स होता है तो आप मैनेजर बन जाते हैं किसी बैंक में। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है आपका, सर यूपी ग्रामीण बैंक है, बहुत सारे बैंक है, 22,000 ब्रांच है भारत के अंदर, इनकी 22,000 ब्रांच है। तो उनके अंदर जितने भी 22,000 ब्रांच के अंदर तो इनकी जरूरत पड़ेगी हर साल। तो नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी कर दिया है, 1 जून का इंतजार कीजिए, वहां पर नोटिफिकेशन में आपकी वैकेंसी का डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वैकेंसी अप्रैल में भी आ जाए, लेकिन मैं बताता हूँ कि जून में तो अप्रैल में नहीं आएगी साहब, मई और जून के बीच में, दोनों महीने में आ सकती है। ये रहा आपका, एक ही पेपर होगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय होता है, आप इजीली कर सकते हैं आराम से, अगर आपको ये सब अच्छे से है तो। ये तो एग्जाम पैटर्न, एक ही पेपर होता है, ना पीरी होता है ना मेंस, बस एक ही पेपर होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका 1 जनवरी को आपका सिलेक्शन होता है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप देख लीजिए, 3, अगर आप मेंस में क्रैक करते हैं तो मेंस में जो इंटरव्यू में बुलाया जाता है, 3 कैंडिडेट को 3 से ज्यादा नहीं बुलाया जा सकता, इसमें भी लिखा भी होगा। देखो
नॉट एक्सीडिंग 3 टाइम्स ऑफ द डिक्लेयर वैकेंसी। जो वैकेंसी डिक्लेयर की जाएगी उससे 3 गुना स्टूडेंट को नहीं बुलाया जा सकता, 2 गुना बुलाया जा सकता है, 1.5 गुना बुलाया जा सकता है, 2.5 गुना बुलाया जा सकता है, लेकिन 3 गुना से ज्यादा नहीं बुलाया जा सकता, 3 से ज्यादा 3.5 गुना नहीं बुलाया जा सकता। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर मान लो 12 वैकेंसी निकली हुई है और 12 का मतलब 3 कह दीजिए, 36 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 36 कैंडिडेट जो होंगे वे इंटरव्यू के लिए होंगे। ओके, तो ये सब चीज है। अगर आपको वैकेंसी कम आती है तो मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, क्या करें। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन एक ये बता देता हूँ, आईबीपीएस एफओ का बाप है ये, बेहतरीन वैकेंसी है, बढ़िया मैनेजर है। स्केल 2 स्केल 3 अगर मैं बात करूँ तो स्केल, इसमें प्रमोशन की अगर बात करूँ तो प्रमोशन इसमें 1-2 में तो आप जाओगी, स्केल 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। जब तक आप रिटायरमेंट होगी, जब तक आप किस बहुत बढ़िया एक पोजीशन पर आप बैठ जाओगे। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, खासकर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। आईबीपीएस में भागे फिरे हैं स्टूडेंट, बस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अरे बैंक मैनेजर बनो भाई, मैनेजर बनो जाके सीधा। जब आपके पास मैनेजर की अपॉर्चुनिटी है तो आप मैनेजर क्यों नहीं बनते हो डायरेक्टली? आप किसी के अंडर में काम क्यों करो? आप लोगों के अंदर, लोग आपके अंडर में काम करेंगे हैं। तो आप एएफओ के पीछे तो इतनी मेहनत करते हो, इसमें वैकेंसी को देखते नहीं हो। ये भी वैकेंसी आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर पास आपके पास है तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद बात करें तो ये मैंने बता दिया, एज लिमिट की बता दिया मैंने, सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। और क्या मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ हो चुका है स्टूडेंट्स। ये है आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट। फीस की बात कर लेते हैं लोग, 850 रुपये होता है फीस। कुछ भी किसी भी कैटेगरी में आप स्केल 1 स्केल 2 में डालोगे तो इसके लिए 850 रुपये है, ठीक है। ये सब 850 रुपये फीस है। बाकी एक बार ये नोटिफिकेशन है। बाकी अगर एक बार मैं आपको हो थोड़ा सा दिखा देता हूँ सिलेबस, तैयारी कैसे करें क्या। अच्छा, ये बात बता देता हूँ मैं आपको। देखो, अगर कोई कैंडिडेट्स आपको इसके बारे में बताता है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि इसमें मैथ कहाँ से पढ़े, मैथ क्या में क्या पढ़े, रीजनिंग में क्या पढ़े, बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पढ़ेगा, कंप्यूटर और हिंदी में कौन कौन सी बुक है जिससे आप पढ़ सकते हो, ये सब चीजें। और एग्रीकल्चर में ये सब कुछ। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ पर अच्छा आता है, खासा स्कीम भी आती है, करंट अफेयर से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बजट से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और एग्रीकल्चर में पिचिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सभी से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, जो एफओ का सिलेबस होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो सिलेबस होता है, सेम सिलेबस होता है इसमें, लेकिन उसमें कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा, और बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 3 सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सेम हो जाता है जो एफओ का। अगर आप एफओ की तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें, मैं कहता हूँ कि आप 2 को टारगेट कीजिए, एफओ को भी कीजिए 2024 में, और स्केल 2 को भी टारगेट कीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। दोनों को आप टारगेट कीजिए, आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, 2 साल तो एक्सपीरियंस आराम से हो जाता है स्टूडेंट का। बस आप थोड़ा सा अगर इन दोनों पर मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर किसी का एफओ में नहीं हुआ है आपकी बात, तो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। और उस पर मैं जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा उस पर मैं डिटेल से वीडियो ला दूंगा कि मैथ में, देखो मैथ में आपको अगर बात करो तो मैथ में आप डीआई अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो आपका हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में अगर आप पजल अच्छे से कर लेते हो तो 20-20 नंबर आपके आ जाएंगे। तो 20-20 नंबर बहुत होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप 40 नंबर आप तो यहाँ जाए, एक ही से 2 सेक्शन में 40 नंबर आप यहाँ लाएंगे। बाकी अगर आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, आपके पास रीजनिंग है, आपके पास एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है, आप वहां से भी ले सकते हो नंबर। लेकिन मैं कहता हूँ कि पजल, रीजनिंग में पजल और आपका जो क्वांट होता है उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, दोनों ही सब्जेक्ट इतने अच्छे हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 50% यहाँ से आ जाते हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा सर मैं क्या पढ़ूं जो मेरा मैथ में 20 नंबर आ जाए, तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़े ओनली। बाकी आपके पास बोनस है, प्लस है। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिएगा, कोई भी हो, चाहे वो आरआरबी स्केल 2 हो, चाहे उसने पेपर दिया हो, चाहे एफओ हो, उससे पूछ लेना कि डाटा इंटरप्रिटेशन कितने % आता है और पजल कितने % आती है। अगर वो ये कह दे कि पजल नहीं आती है या डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आती है, तो आप भी, मतलब मैं क्या बोलूं अब, ठीक है। तो उससे पूछ लेना भाई,
यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं दी जाती, रियली एक्सपीरियंस आप लोगों को दिया जाता है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बनाया गया चैनल है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, इसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर देखो, फोन नंबर मैं देता हूँ, बहुत लोग हैं जो नहीं देते हैं, बट मेरा फोन नंबर चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। मेरा फोन नंबर वही है, आपको आप मेरे एग्रीविद कीवर्ड्स पे जाएंगे और व्यू चैनल करेंगे तो उसके ऊपर जो बैनर होता है, बैनर, उस बैनर पे अगर आप मेरा नंबर देख लीजिएगा, वहां से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस से संबंधित कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर वहां पर दे दूंगा। बट यही है कि आप लोगों से यही है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे आप लोगों के लिए डाटा लाते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो अपडेट आते रहेंगे, और रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो यही है, थोड़ा सा आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा देखना पड़ता है, फैमिली इधर भी। तो यही है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, एनी डाउट कैंडिडेट, हाँ एक बात हो रहा है, किसी का सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो वो सिविल स्कोर को अपना थोड़ा सा इंप्रूव करे, क्योंकि इसमें आरआरबी वो चाहिए, वो सिविल स्कोर को देखा जाता है। सिविल स्कोर मतलब होता है कि मान लो अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से होता है, अगर आपने कोई चीज खरीद ली, उस चीज को अगर आपने मान लो मोबाइल लिया फाइनेंस पर, उस फाइनेंस का मोबाइल अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो आपका सिविल डाउन हो जाता है, जिससे आपका क्रेडिट खराब होता है। तो उसमें भी लिखा रहता है कहीं पर, जब नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो सिविल स्कोर के बारे में लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिविल स्कोर के बारे में नहीं है। नहीं, अगर आपने कुछ नहीं खरीदा जिंदगी में तो आपका सिविल स्कोर चाहे कुछ भी हो, आप एलिजिबल हो। कहीं पर लिखा था, मैंने पढ़ा था, देख लीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर है, सिविल स्कोर के बारे में भी लिखा हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम मोड होएगा, सब कुछ ठीक है। तो आप लोग बने, यही है कि आप लोग, बाकी कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। आज के लिए मैंने इतना ही बनाया था, क्योंकि एक कैंडिडेट मुझे बोल रहा था सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो यही है स्टूडेंट्स, आपको, ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम वीडियो बना देते हैं कमेंट पे, तो आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जो भी इन वीडियो को देखेगा, ठीक है, कुछ भी चीजें अगर जो भी डाउट अगर होती हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।